नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 के लिए किस तरीके से फाइल होती है। और इस आईटीआर में मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूं कि जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से है। तो दोस्तों, अगर आपकी किसी और इनकम से अगर आपकी आय है तो आपके लिए ये वीडियो देखना जो है वो सिर्फ 50% ही बेनिफिशियल रहेगा। तो लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, किस तरीके से जो चेंजेस आए हैं आईटीआर फाइलिंग में, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो फिर भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी बातें समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए देखते हैं कैसे होती है आईटीआर फाइलिंग। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर टाइप करेंगे incometaxindia.gov.in लॉगिन। तो ये जो है इसे आपने सिंपली टाइप करना है और यहाँ से आप सीधा पहुँच जाएंगे इनकी आईटीआर फाइलिंग वाले पेज पे। तो ये हम आ गए हैं इनकम टैक्स इंडिया की जो वेबसाइट है। यहाँ से फिर आप करेंगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये पासवर्ड ये यहाँ पर यूज़र आईडी आ गया जो कि पैन नंबर होता है हमारा। फिर हम पासवर्ड इसके अंदर फिल करेंगे। ये मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया। अब ये जो कैप्चा कोड होता है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। और इसके बाद हम कर देंगे इसको लॉगिन। अब देखिए ये लॉगिन हो गया है। तो ये जो एड्रेस वगैरह है उसे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। और इस तरीके से हम आ गए हैं यहाँ पर। ये हमारा डैशबोर्ड है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको माई अकाउंट में जाकर ये जो 26 AS है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। आप इसके बेस पर अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन सी इनकम जनरेट हुई है और उसके ऊपर कितना कितना टैक्स जो है वो काटा गया है। तो 26 AS, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म 16 है। तो उसके आधार पर आप अपनी एक एक्सेल शीट के अंदर समरी बना लीजिए। उसके बाद ही आप आईटीआर फाइल करने चलिए। इसके बाद आपको बहुत ही आसानी होगी। तो मैं ई फाइलिंग के अंदर जाऊंगा और जो सीधा है आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। असेसमेंट ईयर में चुनूंगा 2021। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 में हम खड़े हैं, हमारा असेसमेंट ईयर है और हम टैक्स देंगे इनकम के ऊपर जो इनकम हमने कमाई है 19-20 में। आईटीआर फॉर्म हमें किस प्रकार का भरना है, हमें भरना है ITR 1। तो फिर आते हैं किस तरह की है, ओरिजिनल है या रिवाइज्ड है। ओरिजिनल और रिवाइज के लिए एक ही रहती है। तो अभी हम पहली बार ही भर रहे हैं तो वो हमारी हो जाएगी ओरिजिनल। फिर सबमिशन मोड किस प्रकार का है, हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं या फिर XML शीट पे बनाकर फिर उसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो हम जो है वो ऑनलाइन ही फाइल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये डिटेल आ जाती है कि भाई ये एक अकाउंट नंबर है जो यहाँ पर हमने पहले से ही अपडेट किया हुआ है अपने क्लाइंट का। तो इसको हम इसी प्रकार से क्लिक करते हैं और यही जो बैंक अकाउंट है आगे चल के यही काम आ जाएगा रिफंड के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसे हम एग्री कर लेते हैं और फिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अब ये वो फॉर्म है जहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं पहले टैब में। फिर दूसरे टैब में पार्ट है, ये है जनरल इन्फॉर्मेशन। ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम में भर रहे हैं तब आपको ये भरना पड़ेगा सारी डिटेल्स। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि मेरे क्लाइंट के केस में है, मैं पहले भी इनकी रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, तो ये सब कुछ जो है वो पहले से ही प्री फिल्ड मेरे सामने आता है। मुझे इसे भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना होगा, देखिए
ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये बताना पड़ेगा किस तरह का है। अब क्योंकि ये इनमें से कोई भी नहीं है तो मैं इसको एक अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। फिर ये हमें यहाँ पर क्या लेना है, 139(1) लेना है, 4 लेना है, 5(2) लेना है, क्या लेना है। तो देखिए हमारी ओरिजिनल है, हमने इससे पहले नहीं भरी है। जो हमारी ड्यू डेट है, हम ड्यू डेट से पहले ही लिमिट, जो टाइम की लिमिट है उसके पहले ही हम इसे फाइल कर रहे हैं, इसलिए 139(1). अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद तो फिर आप करेंगे बिलेटेड। अगर आप पहले भर चुके हैं और उसके बाद उसको ठीक करना चाहते हैं, दोबारा फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आप करेंगे रिवाइज्ड। तो हमारी तो 139(1) ही चलेगी, हम टाइम से पहले ही इसको फाइल कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यस और नो। ये जो है ये इस बार नई चीज़ें ऐड हुई है, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। अगर आपका इन तीनों में से कोई एक केस है तो आप इसको यस कर लीजिए। यस करने का क्या मतलब है, क्या आपने 1 करोड़ या इससे ज़्यादा रुपए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं? क्या आप फॉरेन गए हैं और आपका खर्चा 2 लाख रुपया से ज़्यादा हुआ है? क्या आपके बिजली का बिल 1 लाख रुपया से ज़्यादा हुआ है? तो इनमें से अगर आपका कोई केस है तो उसे आप पर्टिकुलरली यस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे क्लाइंट कोई इतने अमीर आदमी नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं नो। तो ये सब हो गया नो। फिर इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट। हर बार आप सेव करते चलिए ताकि बाद में आपको दोबारा ये चीज़ें भरनी ना पड़े। इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पे। अब इसके अंदर देखिए, अब ये आपको यहाँ पर सारे हेड देखने को मिलेंगे। ग्रॉस ये सैलरी का हेड हो गया, इसके बाद ये हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, फिर उसके बाद अब हमारा जो है मेन इनकम, जैसे मैंने बताया कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही मेन है, तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे ही टाइप करूँगा। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का है। जैसे देखिए सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट है तो ये है 525 रुपये, तो ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। फिर इसके अलावा और भी है तो ऐड पर क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। अब और ये कहाँ से मिल रहा है, अब जो मेरे क्लाइंट है वो उनके पास जो अदर इनकम है वो इनमें से सब जो है इसके में किसी में नहीं आता है, तो एनी अदर कर देते हैं। अदर इनकम का मतलब है अगर आप सैलरीड वगैरह नहीं है, बिजनेसमैन आप नहीं है, कोई पेंशन वगैरह आपके पास नहीं आ रही है, इस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं। जो मेन कैटेगरी है, जो ज़्यादातर लोग आएंगे तो अदर इनकम वाले सोर्स में ही आएंगे। तो आप एनी अदर करके यहाँ पर अपनी इनकम आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे जो भी अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे ट्यूशन लिख दीजिए, या और भी जो कुछ करते हैं आप हो तो आप वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये इनकी कितनी इनकम है तो वो मैं देख लेता हूँ कि भाई इनकी अदर सोर्स से इनकम कितनी है। तो अदर सोर्स से बाकी इनकी इनकम जो आती है वो आती है 1,74,600। तो 1,74,600 मैंने यहाँ पर ये फिल कर दी। तो देखिए ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 1,75,125। अब इसके बाद ये डोनेशंस आती हैं, ये सॉरी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आती हैं। आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कहीं पे, टेक्निकली इनको बोला जाता है डिडक्शंस हैं ये सब। तो ये सब अगर आपके इनमें से कोई चीज़ आपने कर रखी है तो आप फिल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग 80C के अंदर बहुत डिडक्शंस लेते हैं, 1.5 लाख रुपए तक की, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखते हैं। अब क्योंकि एक इंटरेस्ट था ऊपर 525 का सेविंग बैंक अकाउंट से, तो मैं 80TTA में भी डालूंगा और ये मैं डाल दूंगा 525। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 10,000 रुपये, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए है 80TTB जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 50,000 रुपये। तो देखिए टोटल डिडक्शन भी जो है वो 525 की आ गई। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि इनकी इनकम भी इतनी कम है कि ज़्यादा कुछ टैक्स प्लानिंग करने की ज़रूरत इसमें बनती नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये देखिए हमारे पास ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल यहाँ पर आ जाए कितना टैक्स बना। देखिए अगर आप देखिए 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे ही कोई टैक्स बनता नहीं है,
फिर उसके बाद अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तब भी टैक्स प्लानिंग करके आप जो है अपना टैक्स ज़ीरो कर सकते हैं। उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। तो सिर्फ 1,74,600 का इनकी टोटल इनकम बनी है, तो इसके ऊपर तो कुछ भी टैक्स बनता ही नहीं है, तो इसलिए सब 0 ही है। इसके बाद हम इसे कर देंगे सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट करने के बाद फिर अब हम वापस चले जाएंगे ऊपर और फिर हम जाएंगे अगले टैक्स डिटेल पर। अब टैक्स डिटेल पर अगर हम जाएं तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये बताना पड़ेगा हमें कि टोटल टैक्स जो है वो डिडक्शन कितना हुआ है। तो अगर हम देखें तो देखिए ये टैक्स डिडक्शन यहाँ पर पहले से ही आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है? ये सब आ रहा है 26 AS से। तो ये जो 26 AS से आ रहा है तो ये हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इनका जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हुआ है 17,900। अब ये 17,900 का टैक्स डिडक्शन हो गया, लेकिन हमारी टैक्स लायबिलिटी तो बन रही है 0। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 0 और लेकिन टैक्स इन्होंने काट लिया 17,900 का। तो ये जो होगा दोस्तों, इसे हम सेव कर देते हैं। तो ये जो 17,900 है ये हमें रिफंड हो जाएगा। तो ये देखिए ये रिफंड बन गया टोटल 17,900 का। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये जो हमारे क्लाइंट हैं तो इसके बाद ये पार्टी करने वाले हैं कि भाई 18,000 रुपये लगभग जो है इनको वो रिफ़ंड मिल जाएगा। और अब तो इतना अच्छा सिस्टम कर दिया है टैक्स डिपार्टमेंट ने कि लगभग 1 महीने में ही आपका रिफ़ंड वापस आ जाता है। अब ये जो रिफ़ंड आएगा तो ये कैसे आएगा? जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये जो बैंक अकाउंट आपने दे रखा है तो इसी में आपका ये रिफ़ंड वापस आ जाएगा। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, ये हमने शुरू में ही सिलेक्ट कर लिया था तो ये वही आ रहा है। फिर ये यहाँ पर नाम है तो ये बता देते हैं जी भाई ये किस तरह के हैं, इसको आप सेल्फ कर लीजिए कि हम खुद ही अपना भर रहे हैं। और फिर ये जो है आप यहाँ पर प्लेस भर दीजिए। तो यहाँ पर मैं ये प्लेस भर देता हूँ, मैंने ये दिल्ली लिख दिया। अब इसके बाद देखिए प्लीज़ सेलेक्ट द वेरिफिकेशन ऑप्शन। वेरिफिकेशन ऑप्शन जो है वो किस तरीके से आप करेंगे, जैसे कि सबसे पहला है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वैलिडेटेड योर आधार, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमैट या डिजिटल सिग्नेचर। अगर इनमें से कोई एक चीज़ है आपके पास, आपको ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी ITR को सबमिट तो कर देंगे, लेकिन जब तक वो ई वेरीफाई नहीं होगी तब तक ये पूरी की पूरी सबमिट नहीं मानी जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप ई वेरीफाई करना चाहेंगे अगले 120 दिनों में तो वो भी कर सकते हैं। और फिर अगर आप ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, आप नॉर्मल स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये जो पहले 2 तरीके हैं ये तो है आपको जब आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कोड आएगा और वो कोड आप फीड कर देंगे और ई वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरीके से नहीं है, आपका आधार जो नंबर है वो आपके फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी प्री वैलिडेटेड नहीं है, लेकिन आपको बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड करना चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदे का बात है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सबमिट कर दीजिए, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल के एक्नॉलेजमेंट का और उसको आप पोस्ट कर दीजिए 120 दिन के अंदर। 120 दिन में आप साइन करके पोस्ट कर दीजिए तो बस उनके पास पहुंच जाएगी, तो वो जो है प्रोसेस हो जाएगी। तो अभी मैं इसको कर दूंगा कि मैं इसको 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई कर दूंगा। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे मान लीजिए अभी अगर मेरे क्लाइंट ने मेरे को कोड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जब भी कोड आएगा तो 120 दिन के अंदर मैं उसको कर सकता हूँ। तो 120 दिन का मैं अभी ये दूसरे वाला कर देता हूँ, यानी इससे मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा। फिर इसको मैं इस तरह से सेव कर देता हूँ और सेव करके वापस ऊपर चलते हैं। अब इसके बाद फिर ये आता है आपका शेड्यूल डी। ये शेड्यूल डी क्या आया है, ये शेड्यूल डी इस बार बिल्कुल नया है। इसकी एक झलक जो है हमें वो डिडक्शन वाले में भी दिख जाती है, इनकम टैक्स जहाँ पर हम ये फिल करते हैं तो इसमें जो डिडक्शंस आती हैं। तो इस बार इन्होंने ये एक बड़ी सुविधा दी है टैक्स पेयर्स के लिए कि देखिए जनरली क्या होता था, अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है
वो क्या है 2019-20। तो इसी दौरान आपने जो इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ उसी की डिडक्शन आपको मिलती थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, तो कई लोगों को ना बाद में याद आती थी कि हम फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट करते थे, तो अब उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। अगर 1 अप्रैल 20 से लेके 31 जुलाई 20 में आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसका जो पर्पज़ है वो इस साल की टैक्स प्लानिंग है, इस साल के लिए टैक्स डिडक्शन के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों अमाउंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। और ये जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाला है जहाँ पर आप अपनी टोटल डिडक्शन लिखते हैं, वहाँ पर इन दोनों का टोटल लिख दीजिए। इस तरीके से आप फीड कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। ये है आपका 80D का। 80D के अंदर जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो ये उसकी डिटेल से सारी की सारी किस तरीके से कौन कौन से फैमिली मेंबर्स आपके जो हैं उनमें से कोई सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स के लिए ये अलग से है। तो आपका जैसे जो भी कोई केस हो तो आप उसमें कर सकते हैं। 80G आपके डोनेशन के लिए होता है, डोनेशन हमारे क्लाइंट ने कुछ की नहीं है। फिर जो स्केड्यूल 80GG ये है, फिर ये है जो साइंटिफिक पर्पस रिसर्च के लिए जो डोनेशन दी जाती है इंस्टीट्यूशंस को, ये उसके लिए है, तो ये भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब ये जो मेरा डाटा है वो पूरा हो गया है। अब मैं इसको प्रीव्यू एंड सबमिट कर देता हूँ। ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो आप ओके कर दीजिए। मैंने ओके कर दिया। तो देखिए ये पूरी की पूरी मेरे पास सामने डिटेल आ गई है जो भी रिटर्न मैंने फाइल की है। अब इसके अंदर क्या है, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF फॉर्म, बाहर जा सकते हैं, कुछ चेंज करना है तो एडिट से आप चेंज कर सकते हैं, और फिर सबमिट करना चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं। मेरा डाटा एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ। ये लीजिए, ये हो गई है मेरी जो ITR फाइल है वो सबमिट हो गई है। लेकिन अभी जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी मुझे इसे देखिए वेरीफाई भी करना है। तो E-वेरीफाई मैं इसको अब करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको E-वेरीफाई करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है, E-वेरीफाई यहाँ पर ही आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे से क्या मांगेगा, ये कहेगा कि आधार, आई वुड लाइक टू यूज़ आधार। ये सबसे आसान रहता है, OTP आपके नंबर पे आ जाएगा और फिर आप आराम से उसे कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP टू E-वेरीफाई माई रिटर्न। आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। अब आधार OTP आप मेरे क्लाइंट के फ़ोन पर भेजिए। अब ये मेरे क्लाइंट के फ़ोन पर चला गया होगा। अब मैं अपने क्लाइंट से पूछ लेता हूँ कि जो भी कोई कोड आया है तो ये हमने OTP इसमें फीड कर दिया है जो क्लाइंट के नंबर पे आया है। अब इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखिए E-वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो हम इसे माई अकाउंट में व्यू E-फाइल्ड रिटर्न्स फॉर्म इस तरह से देख सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन में आप ले लेंगे इनकम टैक्स रिटर्न देखनी है हमें जो भी हमने सबमिट किया। तो देखिए अभी जो हमने फाइल करी थी तो वो सक्सेसफुली E-वेरीफाई हो गई है। इसका मतलब जो हमारा काम था वो एकदम पूरा हो गया है। अब हमें और कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि एक छोटा सा सिंपल इनकम का एग्जांपल लेके आपको ITR फाइलिंग करना सिखाऊं। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।